नमस्कार विद्यार्थियों, कृषि रसायन कक्षा 12 के प्रथम चैप्टर के अगले वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम खनिज पदार्थों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले खनिज क्या होते हैं? तो खनिज की परिभाषा क्या है? दो या दो से अधिक तत्वों के संयोग से बने निश्चित रासायनिक संगठन वाले कार्बनिक पदार्थ खनिज कहलाते हैं। अर्थात दो या दो से अधिक तत्व जब एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो उनसे जो पदार्थ बनता है उसको हम खनिज पदार्थ कहते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट एक खनिज पदार्थ है जिसमें कैल्शियम 1, कार्बन 1 और ऑक्सीजन 3 अनुपात में होता है। तो निश्चित अनुपात में जब एक या एक से अधिक तत्व, जैसे यहाँ 3 तत्व हैं, आपस में संयोग करते हैं तो उससे जो पदार्थ बनता है उसको हम खनिज पदार्थ कहते हैं। ये खनिज पदार्थ अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। इनके कुछ गुण इस प्रकार से हो सकते हैं। ये विभिन्न रंगों वाले हो सकते हैं, यानी इनमें कई प्रकार के रंग हो सकते हैं। इनमें चमक होती है, जैसे कुछ धातुएं हैं, जैसे आयरन, लोहा है, सोना है, चांदी है, जो भी पृथ्वी से हम खनिज निकालते हैं उसमें बहुत से खनिज ऐसे होते हैं जिनमें चमक भी पाई जाती है। इनका आकार भिन्न भिन्न होता है और मुख्यतः जो खनिज होते हैं वो कठोर होते हैं। दूसरा, जो खनिज होते हैं, कुछ खनिज पारदर्शी हो सकते हैं, कुछ अल्प पारदर्शी हो सकते हैं और ज्यादातर खनिज हैं वो अपारदर्शी होते हैं। पारदर्शी का मतलब है जिसके आर पार दिखाई देना। जो खनिज होते हैं उनका भार भी अलग अलग होता है। कुछ खनिज हल्के होते हैं, कुछ मध्यम भार वाले होते हैं और कुछ अधिक भार वाले अति भारी खनिज भी होते हैं। खनिजों का वर्गीकरण, खनिजों का हम दो आधारों पर उनका वर्गीकरण कर सकते हैं। एक, खनिज की उत्पत्ति के आधार पर कि खनिज की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई उस आधार पर। दूसरा, खनिज के रासायनिक संगठन के आधार पर हम उसको वर्गीकृत कर सकते हैं। तो पहला जो आधार है वह है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर जो खनिज है उनको हम दो भागों में बांटते हैं, एक प्राथमिक खनिज, दूसरा द्वितीय खनिज। प्राथमिक खनिज होते हैं वो वे खनिज हैं जो चट्टानों के निर्माण के साथ ही बनते हैं। जब लावा चट्टानें बनती हैं, लावा जमता है, उस दौरान ही वो बनते हैं, इसलिए उनको प्राथमिक खनिज कहते हैं। ये आवश्यक खनिज होते हैं क्योंकि यही चट्टानों के निर्माण में सहायक होते हैं। इनके कणों का आकार है 2 माइक्रोन से अधिक होता है, यानी आकार बड़ा होता है। द्वितीय खनिज वो होते हैं जो प्राथमिक खनिजों के टूटने या उनके ऊपर होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा बनते हैं। इनके कणों का आकार छोटा होता है क्योंकि ये प्राथमिक खनिजों के टूटने से बनते हैं, जैसे पाइराइट है, जिप्सम है, हेमेटाइट। ये इस प्रकार के खनिज हैं जो प्राथमिक खनिजों में रासायनिक परिवर्तन के द्वारा बनते हैं। दूसरा आधार जो वर्गीकरण का है वह है रासायनिक संगठन के आधार पर। रासायनिक संगठन के आधार पर हम खनिजों को 7 भागों में बांटते हैं। सबसे पहला, वे रासायनिक खनिज पदार्थ जो केवल तत्व रूप में पाए जाते हैं, अर्थात प्रकृति में मुक्त रूप में पाए जाते हैं, दूसरे किसी के साथ संयोग करके नहीं पाए जाते हैं। जैसे हीरा है, डायमंड है, गंधक है, सल्फर है। ये कुछ उदाहरण ऐसे हैं जो प्रकृति में तत्व रूप में भी पाए जाते हैं। फिर कुछ खनिज ऑक्साइड के रूप में होते हैं, कुछ कार्बोनेट के रूप में होते हैं, कुछ फेल्सपार के रूप में होते हैं। ऑक्साइड का मतलब होता है कि जो खनिज जिनके साथ में ऑक्सीजन जुड़ा होता है उनको हम ऑक्साइड खनिज कहते हैं, जैसे क्वार्ट्ज या हेमेटाइट। और जिन खनिजों के साथ कार्बोनेट ग्रुप जुड़ा होता है, जैसे कार्बोनेट का मतलब है CO3 ये कार्बोनेट होता है, जिन खनिजों में ये कार्बोनेट पाया जाता है उनको हम कार्बोनेट खनिज कहते हैं, जैसे कैल्साइट है, मैग्नेसाइट है आदि। चौथा प्रकार है वह है फेल्सपार। फेल्सपार होते हैं वो सिलिकेट्स होते हैं। विभिन्न धातुओं के जो सिलिकेट्स होते हैं वो फेल्सपार के ग्रुप में आते हैं। और फेल्सपार एक खनिजों का बहुत बड़ा ग्रुप है जो पृथ्वी की सतह का लगभग 50% के आसपास बनाता है। यह चट्टानों को निर्माण करने वाले सिलिकेट खनिजों का एक बड़ा समूह है, यानी ये सिलिकेट खनिज होते हैं। सिलिकेट का मतलब होता है SiO2। SiO2 ये जो ग्रुप जिसके साथ जुड़ा होता है धातुओं के साथ में, उसको हम सिलिकेट्स कहते हैं। फोर्थ हमारा जो प्रकार है वह है ऑर्थोक्लेज फेल्सपार। जो ऑर्थोक्लेज फेल्सपार का जो समूह है, इस समूह के अंदर अम्लीय चट्टानों का विशेष, यानी अम्लीय चट्टानों में विशेष रूप से पाए जाते हैं। कौन? ऑर्थोक्लेज फेल्सपार। तो अम्लीय चट्टाने होते हैं, उनका विशेष अवयव है, उनका विशेष अंग है कौन? ऑर्थोक्लेज फेल्सपार।
और जब ये ऑर्थोक्लेज फेल्सपार से जल क्रिया करता है तो उससे क्ले खनिजों का निर्माण होता है। जैसे पोटेशियम फेल्सपार होता है, उसका रंग पिंक होता है। फेल्सपार में दूसरा है प्लेजियोक्लेज फेल्सपार। ये वे फेल्सपार हैं जो शुद्ध एल्बाइट का मतलब है सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट से शुद्ध एनोर्थाइट, इसका मतलब है कैल्शियम एल्यूमिनियम सिलिकेट श्रेणी के खनिज हैं। जैसे सोडियम व कैल्शियम फेल्सपार जिनका रंग सफेद और भूरा होता है, वो प्लेजियोक्लेज फेल्सपार के समूह में आते हैं। तो इस प्रकार से फेल्सपार एक तरह से सिलिकेट्स होते हैं विभिन्न खनिजों के, जिनको हम दो उप विभागों में बांट सकते हैं। फेल्सपार के बाद में है माइका वर्ग। माइका ये ऑर्थोक्लेज फेल्सपार के जलयोजन से बनते हैं। यानी जो हमारा इससे पूर्व का जो ऑर्थोक्लेज फेल्सपार जो खनिज हैं, उन खनिजों के ऊपर जब जल क्रिया करता है तो उससे जल जुड़ जाता है, जिससे उनकी संरचना में परिवर्तन हो जाता है और उनकी संरचना महीन यानी सूक्ष्म कणों की हो जाती है, जिसे हम क्ले या माइका कहते हैं। तथा ये तीनों प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं। माइका वर्ग के जो खनिज हैं वो तीनों प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं। तीनों प्रकार कौन से, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, कौन से हैं? आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। तीनों प्रकार की चट्टानों में माइका वर्ग के खनिज पाए जाते हैं। इस माइका वर्ग को भी हम दो उप विभागों में बांट सकते हैं, मस्कोबाइट और बायोटाइट। मस्कोबाइट में पोटेशियम और एल्यूमिनियम सिलिकेट होते हैं और बायोटाइट में पोटेशियम एल्यूमिनियम के साथ में मैग्नीशियम और आयरन और जुड़ जाता है, तो उसको बायोटाइट हम कहते हैं। ये भी सिलिकेट होते हैं। तो ये जो वर्ग होता है वो भी सिलिकेट होता है, जो कि फेल्सपार के रूपांतरण से बनता है। जैसे मस्कोबाइट होती है उसमें सफेद माइका होती है और बायोटाइट होती है वो काली माइका होती है। काली माइका यानी सफेद से काली होने के पीछे क्या कारण है? मैग्नीशियम और आयरन का जुड़ जाना। छठा वर्ग जो है वह है एपेटाइट वर्ग। यह मृदा फॉस्फेट का स्रोत है, यानी ये फॉस्फेट के रूप में पाए जाते हैं। ये वे खनिज हैं जिनमें फॉस्फेट समूह पाया जाता है। फॉस्फेट समूह किसको बोलते हैं? PO4 3-, इसको हम बोलते हैं फॉस्फेट। सातवां जो वर्ग है वह है हॉर्नब्लेंड वर्ग। इसमें हॉर्नब्लेंड में एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन के सिलिकेट्स पाए जाते हैं, यानी ये भी सिलिकेट्स ही होते हैं। तो इस प्रकार से उत्पत्ति के आधार पर हम दो भागों में बांट सकते हैं और रासायनिक संगठन के आधार पर हम 7 भागों में खनिजों को विभाजित कर सकते हैं। चट्टानों, अब अगला क्वेश्चन है चट्टानों के अपक्षय व उसके कारकों को समझाइए। चट्टानों के विभिन्न कारकों द्वारा टूटना और मृदा पैतृक पदार्थों का निर्माण होना चट्टानों का अपक्षय कहलाता है। तो चट्टानों का टूटना, छोटे टुकड़ों में विभाजित होना, उसका अपक्षय होना कहलाता है। यानी इसमें चट्टानें धीरे धीरे टूट करके और डेस्ट्रॉय होकर के और छोटे छोटे कणों में विभाजित हो जाती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? चट्टानों का अपक्षय। चट्टानें टूट करके छोटे टुकड़े चट्टानों के बनाते हैं, जिनको हम मृदा के पैतृक पदार्थ बोलते हैं, क्योंकि बाद में इन्हीं के और टूटने से मृदा का निर्माण होता है। अब चट्टानों का अपक्षय जिन कारकों से होता है या चट्टानों का जो अपक्षय करने वाले कारक हैं, उनको हम 3 मुख्य भागों में बांट सकते हैं, भौतिक व यांत्रिक कारक, दूसरा रासायनिक कारक और तीसरा है जैविक कारक। भौतिक कारकों में हम किस किस को शामिल करते हैं? तापक्रम, जल, बर्फ, हिमनद यानी ग्लेशियर, हवा, आकाशीय बिजली का कड़कना, ये 6 जो कारक हैं वो भौतिक यांत्रिक कारक हैं जो चट्टानों का अपक्षय करते हैं या इनके द्वारा चट्टानों का अपक्षय होता है। रासायनिक कारकों में विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं शामिल हैं, जिसमें जलापठन अभिक्रिया है, जलयोजन यानी जल का जुड़ना अभिक्रिया है, विलयन का बनना, ऑक्सीकरण और अपचयन होना, कार्बोनीकरण यानी CO2 का जुड़ना। तो ये कारक हैं वो रासायनिक कारक हैं जिनके द्वारा चट्टानों का अपक्षय होता है। जैविक कारकों में मनुष्य मुख्यतया व दूसरे जानवर, पौधे और सूक्ष्म जीव हैं जो चट्टानों के अपक्षय में भागीदार होते हैं। तो अब हम इसमें एक एक कर इनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहला भौतिक अपक्षय में पहला कारक है तापक्रम। जब भी ताप बढ़ेगा तो चट्टान की ऊपरी सतह है वह फैलती है और जब ताप घटेगा तो सतह सिकुड़ेगी। तो ऐसा बार बार चट्टानों के सिकुड़ने और
फैलने से धीरे धीरे चट्टानें कमजोर हो जाती हैं और उनके अंदर दरारें पड़ जाती हैं, जो बाद में टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाती हैं। जल के वेग से जब वर्षा होती है तो जल का जो वेग होता है उसकी टक्कर से चट्टानों के अंश टूट जाते हैं, और जब वो पानी के साथ बहते हैं तो बहते हुए पानी के साथ और घर्षण उत्पन्न होता है। उस घर्षण के कारण वो और छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाते हैं। बर्फ के द्वारा, चूंकि बर्फ का आयतन जल से क्या होता है, अधिक होता है। ये जल का एक मुख्य गुण है, जिसमें आमतौर पर ठोस अवस्था का आयतन द्रव अवस्था से कम होता है, परंतु बर्फ की विशेष संरचना के कारण इसका आयतन जल से अधिक होता है। इससे क्या होगा, जब बारिश होगी, वर्षा होगी, तो चट्टानों की दरारों में जल भर जाएगा। फिर जब जल ठंडा होगा तो बर्फ में बदलेगा तो उसका आयतन बढ़ेगा तो फैलेगा, जिससे चट्टानों के ऊपर दबाव डालेगा और चट्टानें टूट जाएंगी। हिमनद बोलते हैं हम ग्लेशियर को। हिमालय, जैसे हिमालय हमारे, हिमालय के ऊपर से जो ग्लेशियर निकलते हैं, हिमालय से जो ग्लेशियर निकलते हैं, वो ग्लेशियर का मतलब होता है बर्फ की नदी। बर्फ की नदी का मतलब है कि जो ठोस अवस्था में बर्फ होती है वो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से धीरे धीरे नीचे की ओर फिसलती है, और चूंकि उसमें बहुत वेट होता है, वजन होता है, तो उसके दबाव और रगड़ से वो अपने साथ में चट्टानों को भी लेकर आती है और उनको छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर देती है। यह घटना मुख्यतया हिमालय क्षेत्र में, हमारे देश में हिमालय क्षेत्र में होती है। जो पांचवा है वह है हवा। जो बहती हवा है वह चट्टानों को टक्कर मारती है, उसके ऊपर वाली परत के अंश को तोड़ देती है, उनको उड़ा ले जाती है और बालू और पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को उड़ाती है, और उनसे आपस में टक्कर लगने से कुछ मात्रा में चट्टानें हैं वो का अपक्षय होता है। अगला है बिजली, आकाशीय बिजली का कड़कना। बिजली कड़कने से चट्टानों में दरारें पड़ जाती हैं। जो बिजली कड़कती है उसकी आवाज से जो प्रतिघात उत्पन्न होता है उससे चट्टानों में दरारें पड़ जाती हैं, जिससे वो टूटकर बाद में विखंडित हो जाती हैं। इस प्रकार ये भौतिक कारक हैं, ताप, जल, बर्फ, हिमनद, हवा और आकाशीय बिजली। ये वो सब भौतिक कारक हैं जो प्रकृति में चट्टानों का अपक्षय करते हैं। भौतिक कारकों के बाद रासायनिक अपक्षय। चट्टानों के मूल पदार्थों में रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप रासायनिक संगठन में परिवर्तन होना रासायनिक अपक्षय कहलाता है। अर्थात चट्टानें जिन मूल पदार्थों से बनी होती हैं, कालांतर में उनमें रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। रासायनिक अभिक्रिया होने से उनका संगठन बदल जाता है, नए पदार्थ बन जाते हैं, जिसके कारण से होने वाले क्षय को हम रासायनिक अपक्षय कहते हैं। इसके अंदर सबसे पहला है जल अपघटन, यानी जल के साथ अभिक्रिया के कारण चट्टान का टूटना, जल द्वारा अपघटन। जब चट्टानें जल के संपर्क में आती हैं तो जल के H+ आयन चट्टानों के धनायनों को प्रतिस्थापित कर देते हैं, जिससे चट्टानें कमजोर होकर टूटने लगती हैं। जैसे हम देखें तो ये जल है, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं HOH। जब ये जल टूटता है तो इससे H+ और OH- आयन बनते हैं। जो H+ आयन है वह धनायन है, जो खनिज में उपस्थित दूसरे धनायन को प्रतिस्थापित कर देता है, जैसे पोटेशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, जिसको हम फेल्सपार का ही रूप है। इसकी अभिक्रिया अगर हम जल से करवाते हैं तो जल के अंदर जो H+ आयन है वो यहां से K+ आयन को प्रतिस्थापित कर देता है, रिप्लेस कर देता है, उसकी जगह पे H+ आयन आ जाता है, जिससे HAlSi3O8 बनता है, जो आगे अभिक्रिया करके टूट जाता है। एक बार और अगर हम इस H+ से अभिक्रिया करवाएंगे तो यहां पर सिलिसिलिक अम्ल बनेगा, साथ में एल्यूमिना के साथ में जलयोजन, जिसको हम बॉक्साइट कहते हैं, जो कि एल्यूमिनियम का एक खनिज है, अयस्क है। तो इस प्रकार से जल के द्वारा अपघटन से जो हमारे खनिज हैं, चट्टानें हैं, वो अभिक्रिया करके टूट जाती हैं, उसको हम रासायनिक अपक्षय कहते हैं। दूसरा है जलयोजन। यहां जल के कारण खनिज पदार्थ टूट रहा है, यहां जल का खनिज पदार्थ में योग हो रहा है, इसलिए उसको हम बोलते हैं जल योजन। जल व नमी की उपस्थिति में खनिजों में जल योजन हो जाता है, जिससे नवीन पदार्थ बनते हैं। जैसे हम देखें कि ये हमारे पास है कैल्शियम सल्फेट, एक खनिज है। जब इसके अंदर जल योजन होता है
कैल्शियम सल्फेट नमी या जल की उपस्थिति में जल से क्रिया करके जलयोजित हो जाता है। जब ये जलयोजित हो गया है तो कैल्शियम सल्फेट अब बदल गया है किसमें? जिप्सम में। तो इस प्रकार से जलयोजन के द्वारा खनिज पदार्थों में परिवर्तन आ जाता है और नवीन खनिज पदार्थ बनते हैं। तीसरा है विलयन। विभिन्न खनिज पदार्थ जल में घुलकर अपक्षित होकर मूल स्थान से हट जाते हैं। जैसे NaCl साल्ट है, NaCl साल्ट है वो मान लो ठोस अवस्था में कहीं उपस्थित है। जब बारिश होगी, वर्षा होगी, जब ये जल के संपर्क में आएगा तो ये जल के अंदर घुल जाएगा और जब जल बहेगा तो उसके साथ वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाएगा, जिससे चट्टान का क्या होगा? अपक्षय होगा। इसके बाद है ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं। प्रकृति में होने वाली ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं पदार्थों के स्वरूप में परिवर्तन ला देती हैं। ऑक्सीकरण हम किसको बोलते हैं? किसी पदार्थ के अंदर ऑक्सीजन का जुड़ना, वो क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। और इसकी विपरीत क्रिया किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का हट जाना, वो क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। दोनों ही प्रक्रियाओं में नवीन पदार्थों का निर्माण होता है और नवीन पदार्थों के निर्माण होने से उन पदार्थों की प्रकृति बदल जाती है जो अपक्षय में सहायता करती है। तो ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन के संयोग से यौगिकों की घुलनशीलता व आयतन बढ़ जाता है। जब आयतन बढ़ जाएगा तो चट्टान पे दबाव पड़ेगा, चट्टान टूट जाएगी। और चूंकि यौगिकों की घुलनशीलता बढ़ जाती है, इसे चट्टाने घुल घुल करके एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो उससे भी चट्टान का क्या होगा? अपक्षय होगा। इसी प्रकार अपचयन कब होता है? जब पानी की अधिकता होगी। जब पानी ज्यादा होगा तो ऑक्सीजन की कमी रहेगी, ऑक्सीजन की कमी होगी तो ऑक्सीजन पदार्थ से बाहर या खनिज से बाहर निकल जाएगी, जिसको हम अपचयन कहते हैं, जिससे भी पदार्थ है वो नवीन पदार्थों का निर्माण होता है। दोनों ही चीजें नवीन पदार्थ बनाती हैं जिसके कारण अपक्षय आसानी से होता है। अगला और छठा कारण है कार्बोनीकरण। कार्बोनीकरण का अर्थ है CO2 का जुड़ना। क्योंकि CO2 क्या होती है? CO2 की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है, इसलिए क्षारीय पदार्थों से क्रिया कर लेती है। तो CO2 अम्लीय प्रकृति की होने के कारण क्षारीय खनिजों व H2O से अभिक्रिया कर लेती है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट एक खनिज है, जब ये जल से क्रिया करता है और वायु में कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है, जब ये दोनों से क्रिया करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बदल करके कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है। इसी प्रकार CO2 है वो जल से क्रिया करके कार्बोनिक अम्ल बनाती है। कार्बोनिक अम्ल है वो चट्टानों का क्या करता है? क्षरण करता है, अपक्षय करता है, उनको धीरे धीरे नष्ट करता है। तो ये वे रासायनिक क्रियाएं थी जिनके कारण चट्टानों का अपक्षय होता है। अब है जैविक अपक्षय, यानी वे जैविक कारक जो चट्टानों का अपक्षय करते हैं, यानी चट्टानों को तोड़ते हैं। तो उसमें सबसे प्रमुख है मनुष्य। जैविक अपक्षय में सर्वाधिक योगदान मनुष्य क्या है? विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्य, जैसे जब भी रेलवे लाइन निकलेगी तो उसके लिए उस इलाके की सभी चट्टानें वगैरह तोड़ दी जाती हैं। सड़क निर्माण, उद्योग धंधे स्थापित करना, बांध निर्माण, इन सब चीजों में चट्टानों का बड़े पैमाने पर अपक्षय होता है। इसके अलावा निर्माण, घर बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए, रेलवे लाइन बनाने के लिए और भी बहुत से निर्माण हैं जिनमें जो कच्चा पदार्थ आता है, पत्थर है, रेत है, वो सब कहाँ से आता है? चट्टानों के को तोड़कर हम प्राप्त करते हैं। तो एक तरह से मनुष्य चट्टानों के अपक्षय में सबसे बड़ा कारक है और सबसे तेजी से अपक्षय करता है। इसके अलावा जो जानवर हैं इधर उधर घूमते हैं, उनके पैरों से कुछ मात्रा में चट्टानों का अपक्षय हो सकता है। कुछ पक्षियां और कीड़े मकोड़े हैं वो चट्टानों में छिद्र बनाते हैं, उससे चट्टानों का अपक्षय होता है। तो ये वे मनुष्य और जानवर हैं जिनके कारण भी चट्टानों का अपक्षय होता है। दूसरा, पौधों का प्रभाव। पौधे जब उगते हैं तो धीरे धीरे उनकी जड़ें चट्टानों की दरारों से होते हुए जमीन के अंदर जाती हैं और जब उन जड़ों का विकास होता है, जड़ें मोटी होती हैं, तो उससे चट्टानों पर दबाव बढ़ता है। साथ ही चट्टानों से संपर्क करके जड़ों के अंदर एक कार्बनिक अम्ल पदार्थ बनता है। कार्बनिक अम्ल किसको बोलते हैं हम? H2CO3, ये कार्बनिक अम्ल है। कार्बनिक अम्ल बनता है जो चट्टानों को और कमजोर कर देता है। तो पौधों की जड़ों का दाब और कार्बनिक अम्ल दोनों मिलकर चट्टानों में दरारें उत्पन्न करते हैं, उनको कमजोर करते हैं, जिससे वे विघटित हो जाती हैं। अब जैविक कारकों में ही तीसरा कारक है सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव में बैक्टीरिया है, फंगस है, एक्टिनोमाइसीटीज है, ये सब छोटे छोटे सूक्ष्म जीव हैं जो चट्टानों से पोषक पदार्थ ग्रहण अवशोषण करते रहते हैं।
तो पोषक पदार्थों के अवशोषण से क्या होगा, धीरे धीरे चट्टान है वो कमजोर हो जाएगी, दुर्बल हो जाएगी। साथ ही ये बैक्टीरिया, फंगस और एक्टिनोमाइसीट्स क्या करते हैं, पेड़ पौधों से गिरे हुए जंतुओं के अवशेष उन सबको अपघटन करते हैं, उनको सड़ाते गलाते हैं, जिससे कार्बनिक अम्ल उत्पन्न होता है, CO2 उत्पन्न होती है, जो चट्टानों का क्या करती है, विघटन करती है। इस प्रकार जलवायु कारक, भौतिक गुण या भौतिक कारक तथा पदार्थ के रासायनिक व संरचनात्मक गुण खनिजों के अपक्षय को प्रभावित करते हैं। तो खनिज इस प्रकार हम देखते हैं कि विभिन्न कारक हैं जो खनिजों के अपक्षय में सहयोगी हैं। इस वीडियो से संबंधित जो नोट्स हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। धन्यवाद।